तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म करती है वेटेड आर सुपरस्टार एज का रिटर्न कल के रॉ के अंदर। और खुद एज ने हम फैंस से पूछा है कि नेक्स्ट किसके साथ उनकी फ्यूड होनी चाहिए, और फैंस ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम किया है सजेस्ट। साथ ही लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंस के नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में हासिल नहीं किया गया, और ये ऐसा किस लिए हुआ उसका एक पॉसिबल रीजन सामने आ चुका है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कर्ट एंगल के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि 1996 के ओलंपिक्स के अंदर कर्ट एंगल ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और वो भी एक टूटी हुई गर्दन के साथ। तो खुद कर्ट एंगल इस बात को रिवील करते हैं कि ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे, मतलब ब्रोकन नेक के साथ कोई गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता है। तो अगर आप इन सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं जॉन मॉरिसन के साथ। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 सुपरस्टार्स रिलीज हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उनमें से जॉन मॉरिसन का भी नाम था। और काफी सारे लोग इस बात से नाखुश रहे हैं कि जॉन मॉरिसन को डब्ल्यूडब्ल्यूई सही से बुक नहीं कर पाई थी। काफी सारे फैंस जॉन मॉरिसन के अंदर पोटेंशियल देखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो नजर नहीं आया। एंड एज अ रिजल्ट जॉन मॉरिसन को कुछ हफ्ते पहले रिलीज कर दिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब एक टाइम में हमें लग रहा था कि मिज एंड जॉन मॉरिसन की फ्यूड हो सकती है, जब से मिज ने जॉन मॉरिसन को बिट्रे किया था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि मिज डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम ऑफ लेते हुए नजर आए, और उसी के कारण जॉन मॉरिसन की जो स्टोरी लाइन चल रही थी वो भी बीच रास्ते पे रुक जाती है। अब आप मेरे चैनल के अगर एक्टिव व्यूअर हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मॉरिसन के रिलीज के बाद जॉन मॉरिसन की जो वाइफ है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये वाला कमेंट किया था कि कैसे सारे फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखना बंद कर देना चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सुपरस्टार्स का ख्याल नहीं रखती है। लेकिन जॉन मॉरिसन के रिलीज होने के बाद या फिर कल तक हमें जॉन मॉरिसन की साइड से कोई भी कमेंट सुनने को नहीं मिला था। लेकिन अब रिसेंटली जॉन मॉरिसन ने अपने सारे थॉट्स, सारे कमेंट्स जो वो कहना चाहते हैं अपने फैंस के साथ, वो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। जॉन मॉरिसन सबसे पहले थैंक यू कहते हैं सारे फैंस को कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो सेकंड रन रही है उसके अंदर भी फैंस ने कैसे उनको सपोर्ट किया है। फिर वो ये भी कंफर्म करते हैं कि हाँ, उनको कॉल मिला है जॉन लॉयनाइटिस से, और उनको बताया गया है कि उनकी सर्विसेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन एक बड़ा खुलासा जो जॉन मॉरिसन ने किया है कि फोन कट करने से पहले जॉन लॉयनाइटिस ने जॉन मॉरिसन को एक बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कहा है। मतलब जब भी हम किसी बंदे को या किसी सुपरस्टार को बाय बाय कहते हैं किसी के लिए, तो हम उनको बोलते हैं ना कि बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, लेकिन जॉन मॉरिसन से वो भी नहीं कहा गया था। मतलब सचमुच ये बहुत ही अजीब है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। अगर सचमुच में ऐसा हुआ है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को बाय बाय कर रहे हो कंपनी से, तो एटलीस्ट उनको बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। लेकिन चलो जो है सो है, हमारे कहने से या ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है द स्कॉटिश वॉरियर स्मैकडाउन के वन ऑफ द टॉप बेबी फेस ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो लास्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर हमने देखा कि रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ब्लैक फ्राइडे बैटल रॉयल प्लान करती है, जिसमें ऑफ कोर्स सैमी ज़ेन विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन उस बैटल रॉयल के अंदर रोमन रेंस का जो सबसे बड़ा ओपोनेंट हो सकता था, ड्रू मैकिंटायर, शामिल नहीं थे। अब काफी लोग इससे नाखुश हो सकते हैं कि यार तुमने ड्रू मैकिंटायर को मौका नहीं दिया, स्मैकडाउन के अंदर वही तो एक बिलीवेबल ओपोनेंट है रोमन रेंस के लिए, और तुम उसी को नहीं खिलवा रहे हो। लेकिन मैं पर्सनली इससे ज्यादा नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर कभी ना कभी चल के आगे तो होने ही वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस मैच को किसी बड़े पेपर के लिए बचा के रखती है तब भी मुझे ज्यादा कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है, ऐसा क्यों? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस की फ्यूड आगे के लिए बचा के रखना चाहती है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और ही सोच रही है? तो रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर की इस वाले सिचुएशन को आंसर करते हैं डेव मेल्जर। और डेव मेल्जर का ये कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को कुछ ऐसा दिखाना चाहती है कि वो अथॉरिटी फिगर से स्क्रू होते हुए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्क्रू होने का मतलब यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो अथॉरिटी फिगर्स हैं ऑन स्क्रीन, अगर हम बात करें सोनिया डेविल या एडम पियर्स की, वो लोग बार बार ड्रू मैकिंटायर से उनकी अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं, उनको सही से मौका नहीं दे रहे हैं। और इसी एंगल को प्लान करके एक अथॉरिटी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का स्टोरी लाइन बिल्ड किया जा रहा है। सिमिलरली कुछ ऐसा है जैसे कि हमें नाओमी और सोनिया डेविल के बीच में देखने को मिल रहा है। अब इस तरह का जो एंगल है, जो अथॉरिटी वर्सेस सुपरस्टार का स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत ही पुरानी सी कॉन्सेप्ट है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। और वैसे भी अभी रोमन रेंस के सामने सैमी ज़ेन है, ब्रॉक लेसनर तो लगे ही हुए हैं। तो रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के लिए हमें कुछ और देर तक वेट करना होगा। क्या पता रेसलमेनिया 38 के अंदर हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच शायद हो जाए। वो मैच काफी मायनों में बहुत बड़ा हो सकता है। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजों को किस तरह से प्लान करती है। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल के बारे में।
तो कर्ट एंगल के बारे में एक चीज जो आप हमेशा सुनते होंगे कि कैसे 1996 के ओलंपिक्स के अंदर कर्ट एंगल ने एक ब्रोकन नेक के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इस वाली चीज को कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत बार बोलते हुए नजर आए थे। किसी भी स्टोरी लाइन के अंदर वो कितने महान है, वो कितने डोमिनेटिंग है, जब भी वो प्रूव करना होता कर्ट एंगल यही बोलते थे कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ब्रोकन नेक के साथ। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती रहती है, आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है। मतलब ब्रोकन नेक भाई, मतलब आपकी गर्दन टूटी हुई है और उसी कंडीशन में आप रिसल भी कर रहे हो और गोल्ड मेडल भी जीत रहे हो। तो इसी बात को और हमारे सब क्वेश्चंस को आंसर करते हुए नजर आए कर्ट एंगल जब वो रिसेंटली टॉक इज जेरिको के पॉडकास्ट में अपीयर हुए थे। तो उस पे कर्ट एंगल का ये कहना था कि देखो, मैंने अपनी ट्रायल्स के अंदर, जो ओलंपिक की ट्रायल्स होती थी उसके अंदर मैंने अपनी गर्दन तुड़वा ली थी और बेसिकली मुझे पता नहीं था कि मेरी नेक जो है वो ब्रोक हो चुकी है और इसलिए मैं ट्रायल के साथ कंटिन्यू कर रहा था और वैसा करते करते मैं ओलंपिक टीम में चूज भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैं होटल रूम में गया, मैंने अपने सारे एक्सरेस करवाए, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे गर्दन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर इसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो मुझे पैरालिसिस भी हो सकता था। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम में जो डॉक्टर्स मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे उन्होंने कहा था कि मेरा करियर खत्म हो चुका है, मैं रेसलिंग नहीं कर सकता आगे चल के। लेकिन मैंने उनको कहा था कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा। फिर कर्ट एंगल कहते हैं कि देखो, मैं ये 1996 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम हम सबकी लाइबिलिटीज बहुत कम होती थी, लेकिन आज के डेट में अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई भी डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे कि उस कंडीशन में जाकर रेसलिंग करे। लेकिन उस टाइम में मुझे एक डॉक्टर मिल गया था जो कि मुझे रेसलिंग करने के लिए अलाउ कर रहे थे, लेकिन वो करने के लिए मुझे एक हीलिंग एजेंट के पास भी लेके गए थे। अब क्योंकि मैं ओलंपिक्स में कम्पीट कर रहा था तो मैं स्टेरॉइड्स तो नहीं ले सकता था क्योंकि वो इलीगल हो जाता। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे गर्दन के ऊपर 12 शॉट दिए जाएंगे नोवोकीन के और उसके बाद से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे नेक में एक्चुअली कुछ इंजरी है या फिर टूट गई है या फिर ब्रोकन है या क्या है। और इस तरह से मुझे गोल्ड मेडल मिला है एक ब्रोकन नेक के साथ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरी गर्दन टूटी हुई है क्योंकि मेरे अंदर कोई पेन थी ही नहीं। तो लो बंधु, ये थी कर्ट एंगल की कहानी कि कैसे उन्होंने ब्रोकन नेक के साथ गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और ठीक है, आपके नेक में कुछ ड्रग के शॉट दिए गए हो जिससे आपको पेन फील नहीं हो रहा हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी गर्दन टूटी हुई है, लेकिन भाई हिम्मत भी कुछ होती है ना। आपको ये पता है कि आपकी गर्दन टूटी हुई है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप जाके बोलो कि नहीं, मैं इसी हालत के साथ ओलंपिक्स में कम्पीट करूंगा। तो उसके लिए तो भाई सचमुच कर्ट एंगल को सैल्यूट है। हमारी जो आज की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो है कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। और कल के रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ धांसू चीजें अनाउंस कर दी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मैच अनाउंस कर भी है जो कि लास्ट वीक हमें देखने को मिलने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर सेथ रॉलिंस वर्सेस द प्रिंस फिन बैलर के बीच में। जी हाँ, ये वही मैच है जिस मैच के बाद हमने देखा था कि एक फैन ने आके अटैक कर दिया था सेथ रॉलिंस के ऊपर लास्ट वीक। अब लास्ट वीक तो सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर के ऊपर मैच से पहले ही अटैक कर दिया था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि कल के शो में हमें शायद ये मैच देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर रही है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिग ई वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। आपको पता है कैसे सेथ रॉलिंस के साथ साथ केविन ओवेंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के पिक्चर के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, तो उसी स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच अनाउंस कर दिया। और सबसे बड़ी चीज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर रही है कल के शो में वो है कि क्राउन ज्वेल के बाद फाइनली हमें कल के रॉ के अंदर एज का रिटर्न देखने को मिलेगा। और एज का रिटर्न मतलब आप समझ सकते हो कि धांसू स्टोरी लाइन्स होगी, धांसू मैचेस होंगे। और अपने रिटर्न को और भी ज्यादा हाइप करने के लिए एज ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वाला पोस्ट किया है जिसके अंदर वो खुद हम फैन से पूछ रहे हैं कि रॉ के अंदर उनको किनको चैलेंज करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो एज के लिए बहुत अच्छी अच्छी फ्यूड्स हो सकती है, जैसे फिन बैलर के साथ, बॉबी लैशली के साथ, केविन ओवेंस के साथ। लेकिन मैं पर्सनली जो एज की फ्यूड देखना चाहूंगा और जिस सुपरस्टार को सारे फैंस ने रिस्पॉन्ड भी किया है वो है एज वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच। अब देखो, चीजें अगर सब कुछ सही रहती हैं, अगर गॉड फॉरबिडन एजे स्टाइल्स एंड एज को कोई इंजरी नहीं होती फ्यूचर में, तो ये मैच तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला मैच कब प्लान करती है? क्या इस मैच को रेसलमेनिया के लिए बचा के रखेगी या फिर अभी आके ही एज डायरेक्टली एजे स्टाइल्स को चैलेंज कर लेंगे? एंड कल एज के रिटर्न के बाद एज जिसको भी चैलेंज करने वाले हैं वो ऑब्वियसली एज के नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे डे 1 पीपीवी के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डे 1 पीपीवी को कितना बड़ा देखती है और उसके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई एज का कोई ओपोनेंट प्लान करेगी। तो बंधु, एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई किस रास्ते जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले